आसुमल सिरुमलानी हरपलानी उर्फ आसाराम बापू, जिसके पैरों पर बड़े से बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री गिरा करते थे। कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। घर घर भगवान के साथ साथ आसाराम बापू की तस्वीरें होती। लाखों की संख्या में भावुक और भक्ति में जनता बापू के गीतों पर नाचती थी। लेकिन जून अगस्त 2013 में एक 16 साल की लड़की के पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं कि आसाराम बापू ने उनकी बेटी के साथ रेप किया है। सबसे पहले खबर आसाराम बापू पर लगे बलात्कार के सनसनीखेज आरोप की। करीब 5 साल तक चली जांच और अदालती सुनवाई के बाद 25 अप्रैल 2018 के दिन जोधपुर की अदालत अपना फैसला सुनाती है कि आसाराम बापू एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के दोषी करार दिए जाते हैं। अदालत ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आखिर क्या है आसाराम केस की पूरी कहानी? क्या ये एक अकेली लड़की थी जिसका आसाराम ने यौन शोषण किया? आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले लोगों की हत्याएं कैसे हुई? पुलिस के जांच अधिकारियों को किस प्रकार धमकियां मिलती हैं? आखिर कैसे देश के सबसे बड़े बाबा की खुली पोल? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 19 अगस्त 2013 की रात दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में रात 11:55 पर एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इस एफआईआर में एक नाबालिग लड़की के माता पिता द्वारा आरोप लगाया जाता है कि 4 दिन पहले यानी 15 अगस्त के दिन आसाराम बापू ने जोधपुर के मड़ई गांव में मौजूद एक कुटिया में उनकी लड़की के साथ यौन शोषण किया है। रात करीब 1 बजे लोक नायक जयप्रकाश नारायण यानी LNJP हॉस्पिटल में पीड़िता का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है और नाबालिग बच्ची के बयान भी दर्ज करवा लिए जाते हैं। अगले दिन सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी जोधपुर वेस्ट के डीसीपी अजय लांबा को कॉल करते हैं और इस एफआईआर के बारे में सूचित करते हैं, क्योंकि घटना स्थल जोधपुर में आता था, इसलिए आगे जांच का काम भी जोधपुर पुलिस को करना था। क्योंकि रेप की कथित घटना को पहले ही 5 दिन बीत चुके थे, इसलिए डीसीपी अजय लांबा ने सूरसागर थाने के एसएचओ मदन बेनीवाल को आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर मड़ई कुटिया को सील कर दें ताकि मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। कहने को इस आश्रम का नाम मड़ई कुटिया था, लेकिन देखने में वो किसी आलीशान बंगले से कम नहीं थी। पास के मड़ई गांव से कुछ दूरी पर मौजूद खेतों में स्थित इस मड़ई कुटिया को पुलिस के द्वारा सील कर दिया जाता है। अगले दिन दिल्ली पुलिस की एक टीम पीड़ित लड़की और उसके पेरेंट्स को लेकर जोधपुर पहुंच जाती है, जहां से पीड़िता को सीधे डीसीपी अजय लांबा के कार्यालय ले जाया जाता है। डीसीपी अजय लांबा के आदेश के बाद जोधपुर के महिला पुलिस थाने में एक फ्रेश एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। डीसीपी अजय लांबा ने एसीपी चंचल मिश्रा को इस केस का जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। साथ ही एसएचओ मुक्ता पारीक को भी एसीपी चंचल की एडवाइजर के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। चूंकि हम पीड़ित लड़की का नाम नहीं बता सकते, इसलिए उसका नाम यहाँ पर काल्पनिक नाम माधुरी मान लेते हैं। जब माधुरी से अजय लांबा ने अपने साथ हुई घटना को सुनाने के लिए कहा तो वह झिझकने लगती है, इसलिए एसएचओ मुक्ता पारीक से कहा गया कि वे अलग कमरे में ले जाकर माधुरी से सुन लें कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। आसाराम पर लिखी अपनी किताब में डीसीपी लांबा लिखते हैं कि जब मुक्ता कमरे से बाहर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे और वह शब्द भी कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ देर के बाद एसएचओ मुक्ता ने कहा, रेप तो हुआ है सर। इसके बाद जो कहानी मुक्ता ने कही, उस कहानी ने देश के सबसे बड़े बाबा की असलियत को नंगा करके रख दिया। एसएचओ मुक्ता के अनुसार माधुरी ने कहा, मैं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, करीब 11 ट्रक हैं। सालों से हमारा पूरा परिवार आसाराम बापू का भक्त रहा है। मुझे और मेरे भाई को बापू के गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, जहाँ हम आश्रम के हॉस्टल में रहते थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये आश्रम और हॉस्टल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मौजूद है। आगे की कहानी पीड़िता के बयान पर ही आधारित है। 2 और 3 अगस्त 2013 के दिन माधुरी की तबीयत खराब होने लगती है। माधुरी की तबीयत खराब होते देख साथ की लड़कियां हॉस्टल वार्डन शिल्पी मैम को सूचित कर देती हैं। शिल्पी मैम माधुरी को देखने के लिए आती हैं और रेस्ट करने के लिए कहती हैं। अगले दिन भी माधुरी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन माधुरी को किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया जाता है। 2 दिन बाद माधुरी को आश्रम के डायरेक्टर प्रकाश के पास ले जाया जाता है। माधुरी के अनुसार डायरेक्टर प्रकाश की ऑफिस में एक और लड़की मिलती है, जो माधुरी से कहती है कि उस पर भूतों का साया है। जब डायरेक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि मैं भी
भूत प्रेत के साए में हूँ, इसलिए मुझे भूत के साए को भगाने के लिए मुझे मंत्र जपने चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। लेकिन अगले दिन माधुरी के पेट में फिर से तेज दर्द उठता है, लेकिन अब भी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय माधुरी को बीमारी में ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लिए कहा जाता है। अगले दिन हॉस्टल वार्डन शिल्पी माधुरी के कमरे में आती हैं और कहती हैं कि तुम पर भूत प्रेत का साया है, इसलिए इसकी सूचना बापूजी को दे दी गई है और अपने भाई से कह दो कि वे पेरेंट्स को सूचित कर दें। माधुरी की तबीयत की सुनने के बाद 8 अगस्त के दिन माधुरी के पेरेंट्स माधुरी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें माधुरी से मिलने नहीं दिया जाता। अगले दिन वार्डन शिल्पी की मौजूदगी में ही पेरेंट्स को माधुरी से मिलने दिया जाता है। शिल्पी ने माधुरी के पेरेंट्स को कहा कि माधुरी पर प्रेतों का साया है, जिसकी सूचना बापूजी को दे दी गई है, इसलिए वे जहां भी हों उन्हें जाकर मिल लें। माधुरी के पिता आसाराम के अटेंडेंट शिवा से पहले से ही परिचित थे। शिवा से फोन पर बातचीत के बाद 12 अगस्त के दिन माधुरी के पिता और माता माधुरी को लेकर आसाराम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन दिल्ली आने के बाद माधुरी के माता पिता से कहा जाता है कि बापू तो जोधपुर में पहुंच चुके हैं। इस तरह तीनों लोग 14 अगस्त के दिन दिल्ली से जोधपुर पहुंच जाते हैं, जहां से आसाराम के सहयोगी शिवा द्वारा उन्हें मड़ई कुटिया बुला लिया जाता है, जहां आसाराम करीब 50 और 100 भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे। सत्संग खत्म होने के बाद आसाराम ने माधुरी और उसके परिवार को मिलने के लिए बुलाया। माधुरी को देखते ही आसाराम ने कहा, हरिओम हरिओम, कहाँ से आए हो? जिस पर माधुरी के पिता ने कहा कि बापू हमें आपसे मिलने के लिए कहा गया है। इस पर आसाराम ने कहा कि अच्छा तो तुम ही वो लड़की हो जिस पर भूत प्रेतों ने साया कर रखा है। ठीक है, आइए आपके इस राक्षस को भी देखते हैं, उससे भी छुटकारा पाएं। इसके बाद आसाराम अपनी कुर्सी से उठे और तांबे के एक बर्तन से अपनी हथेली में थोड़ा पानी लिया और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद माधुरी के चेहरे पर छिड़क दिया और अपना माधुरी के सर पर हाथ रख दिया। इसके बाद आसाराम ने माधुरी के परिवार को कहा कि जाइए विष्णु के कमरे में आराम कर लीजिए। इसके बाद रात को 10 बजे आसाराम ने माधुरी को दोबारा उसी गार्डन में मिलने के लिए बुलाया। माधुरी के अनुसार आसाराम ने उनसे कहा कि तुम यहीं रुको और 11 दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान करो, और जहां तक तुम्हारे माता पिता की बात है वे घर वापस जा सकते हैं। जब तुम्हारा इलाज हो जाएगा तो इसके बाद तुम्हें भी गुरुकुल भेज दिया जाएगा। आगे माधुरी बताती है कि इसके बाद हम विष्णु देवड़ा के घर फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। अगले दिन फिर बापूजी सत्संग के लिए थोड़े लेट आए। हम अन्य श्रद्धालुओं के साथ जाने वाले ही थे कि लेकिन एक बार फिर बापू ने हमें बुलाया। इस वक्त करीब 10 बज रहे थे। जब हम कुटिया पहुंचे तो वे गार्डन में हमें मिले, जहां कुर्सी पर बैठकर वे हमें बताने लगे कि अनुष्ठान कैसे होगा। कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे माता पिता को आश्रम के मेन गेट पर जाने के लिए कहा, जो कुटिया से करीब 500 गज की दूरी पर था, और मंत्रोच्चार करने के लिए कहा। इसके बाद आसाराम ने अपने रसोइया से तीनों के लिए दूध लाने के लिए भी कहा। दूध देने के बाद उसी रसोइया ने माधुरी से कहा कि वह आसाराम के कमरे के पीछे की साइड की सीढ़ियों पर बैठ जाए। इसके बाद माधुरी के माता पिता दोनों वहां से कुछ दूरी पर चले जाते हैं। माँ गार्डन में चली जाती है और पिता मेन गेट पर चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद आसाराम ने अपने कमरे का पिछला दरवाजा खोल लिया और माधुरी को अंदर आने के लिए कहा। इस पर माधुरी को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन वह करोड़ों अन्य श्रद्धालुओं की तरह आसाराम को भगवान मानती थी। आसाराम अपने बेड पर लेटे हुए था, वहीं उसने माधुरी को बैठने के लिए कहा और उसकी बाहों को सहलाने लगा। इसके बाद आसाराम नाबालिग लड़की के माथे पर चूमने लगता है और अपने कपड़े उतारने लगा। माधुरी के अनुसार उसे डर था कि अगर वह कुछ एक्शन लेती है तो ऐसा ना हो कि कहीं उसके माँ बाप उसे गुरु की आज्ञा ना मानने के लिए फटकार लगाएं। दूसरा, अभी भी माधुरी को ये विश्वास था कि आसाराम उनका गुरु है, भगवान है और बुजुर्ग है। कुछ भी बात न मानने का मतलब था कि कहीं गुरु नाराज ना हो जाएं। इसके अलावा माधुरी के मन में यह भी आया कि शायद भूत प्रेतों को उतारने के लिए ये कोई पूजा होगी जिसमें ये आता हो, शायद ऐसा कोई अनुष्ठान हो जिसे आसाराम करना चाहता हो। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना ना माधुरी ने की थी, न उसके माता पिता ने की थी, जिन्हें लग रहा था कि अंदर अनुष्ठान हो रहा है और वे बाहर मंत्रों का जाप कर रहे थे। लेकिन जो कमरे में आसाराम के द्वारा उनकी नाबालिग बेटी के साथ किया जा रहा था वह इतना घिनौना था कि उसे एक्सप्लेन करना भी शर्मनाक है। किसने सोचा था कि एक आदमी जिसकी इमेज एक महान आत्मा, महान साधु और महान भगवान की थी, वह एक नाबालिग लड़की के शरीर को नोच रहा था। भारत में अनेकों महान ऋषि मुनि पैदा हुए, वैसे तपस्वियों के बीच में ऐसे नकली साधु भी हुए जो देश के लोगों को अलग अलग तरीके से ठग रहे हैं। जिस तरह आसाराम बापू ने अपने कथित चमत्कार दिखाकर खुद को भगवान की तरह स्थापित किया, उसी तरह धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग
भगवान बालाजी के नाम की आड़ में लाखों लोगों को आज भी ठग रहे हैं। बीते दिनों मैंने कुक्कू एफएम पर बागेश्वर बाबा की सच्चाई नाम से एक ऑडियो शो सुना, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। कुक्कू एफएम पर बाबा चंद्रा स्वामी से जुड़ा एक ऑडियो शो भी है। जिस तरह आसाराम बापू के यहाँ नेताओं का मजमा लगता था, उसी तरह 90 के दशक में चंद्रा स्वामी के सामने मुख्यमंत्री और मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री तक सर झुकाने के लिए आते थे। बाबा चंद्रा स्वामी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसे आप कुक्कू एफएम पर सुन सकते हैं। कुक्कू एफएम ने अभी 7 दिनों का फ्री ट्रायल शुरू किया है, जिसमें आप 7 दिनों के दौरान कुक्कू एफएम पर मौजूद 5000 से भी अधिक ऑडियो शोज को सुन सकते हैं, वो भी बिना एक पैसा दिए। अगर आप आगे चालू रखेंगे तो 7 दिन के बाद उनका सब्सक्रिप्शन शुरू होगा। इसलिए इस वीडियो के पूरा होने के बाद एक बार कुक्कू एफएम जरूर चेक करना। फ्री ट्रायल वाली स्पेशल लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी, जहां से आप कुक्कू एफएम को डाउनलोड कर सकते हैं और इन ऑडियो शोज को मुफ्त में सुन सकते हैं। अब आगे की कहानी। करीब 1.5 घंटे तक आसाराम ने माधुरी का यौन शोषण किया। एसएचओ मुक्ता के अनुसार उन्हें पीड़ित माधुरी ने बताया कि इसके बाद बापू ने अपने कपड़े पहन लिए और बड़ी ही बेचैनी के साथ ये देखने लगा कि वो अपने कपड़े पहनकर जल्दी से कमरे से चली जाए। जाने से पहले आसाराम ने माधुरी से कहा कि बाहर अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हारे भाई और पेरेंट्स की हत्या करवा दूंगा। डरती सहमती माधुरी आसाराम के कमरे से निकल आती है। कमरे से बाहर निकली माधुरी को गार्डन में अपनी मां दिखती है, जो अभी भी मंत्रोच्चार कर रही थी। माधुरी के अनुसार जब उसकी मां ने पूछा कि अनुष्ठान कैसा रहा, तो वह अपनी मां को कुछ भी नहीं बोल सकी। वह बस मेन गेट की तरफ से बाहर निकलकर विष्णु के घर फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है, जहां वे ठहरे हुए थे। अगली सुबह ही माधुरी और उनका परिवार शाहजहांपुर के लिए निकल जाता है। वहीं माधुरी के पेरेंट्स को लगता है कि अभी भी माधुरी पर प्रेत आत्मा का साया है, जिस कारण वह भी गुमसुम है। इसलिए बार बार प्रश्न करके उन्होंने भी माधुरी को परेशान करना नहीं चाहा। लेकिन माधुरी को ये बात खाई जा रही थी कि वह पेरेंट्स को कैसे बताए कि जिसे वे भगवान मानते हैं, उसने ही उनकी बेटी को अपने नियंत्रण में लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। घर जाकर माधुरी ने खाना नहीं खाया और कमरे में जाकर लेट जाती है। अंत में उसने डिसाइड किया कि आसाराम ने इलाज के नाम पर उसके साथ जो जो किया है वह सब अपनी मां को बता देगी। जब माधुरी की मां कमरे में आई और अपनी बच्ची के बालों को सहलाने लगी और पुचकारने लगी, तो माधुरी का सब्र टूट जाता है। माधुरी ने अपनी मां से कहा, मां, आसाराम बापू भगवान नहीं है जैसे आप सोचती हैं। इसके बाद माधुरी ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बता दी। वहीं रोती हुई माधुरी की मां ने भी अपनी बच्ची को गले लगा लिया और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। जब माधुरी के पिता को आसाराम की सच्चाई पता चलती है, तो ये पता चलता है कि उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ है, तो वे एकदम टूट जाते हैं। उनके वर्षों का भरोसा टूट जाता है। उन्हें चीटेड फील होता है। जिस आसाराम के लिए उन्होंने लोन लेकर शाहजहांपुर में एक छोटा सा आश्रम बनवाया था, उस आसाराम ने ही उनकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी की। आसाराम के धोखे के बाद माधुरी के पिता ने तय किया कि वे दिल्ली जाकर एक बार फिर आश्रम में मिलेंगे और पूछेंगे कि आखिर उसने यानी आसाराम ने उनकी बेटी और उनको धोखा क्यों दिया। अगले दिन 19 अगस्त के दिन माधुरी और उसके माता पिता दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां आसाराम का प्रवचन होना था। लेकिन आसाराम के लोगों ने माधुरी के पिता को आसाराम से मिलने नहीं दिया। आगे जांच में यह प्रूव भी होता है कि खुद आसाराम ने ही अपने सेवकों को बोला था कि वह माधुरी और उसके पिता को आसाराम से दूर रखें। जब आसाराम से मिलने के लिए प्रयास खत्म हो जाते हैं, तो माधुरी के पिता ने तय किया कि अब वे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। माधुरी के पिता माधुरी को लेकर नजदीकी कमला मार्केट पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। जब पुलिस को पता चलता है कि इस दरिंदगी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि आसाराम बापू पर है, तो वे चौंक जाते हैं। उन दिनों दिल्ली में निर्भया मामले के बाद से काफी सख्ती थी। निर्भया मामले में पूरा देश सड़क पर उतर आया था। खासकर दिल्ली में बड़े आंदोलन हुए, इसलिए दिल्ली पुलिस दुष्कर्म के मामले को लेकर संवेदनशील थी। इसलिए बड़ी आसानी से ही दिल्ली पुलिस आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लेती है। इसके तुरंत बाद रात में ही करीब 1 बजे ही पुलिस द्वारा पीड़िता को एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसका मेडिकल हुआ। दिल्ली पुलिस ने माधुरी के पेरेंट्स को सुबह तक स्टेशन में ही रुकने के लिए कहा, ताकि अगले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज करवा लिए जाएं। इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम माधुरी को जोधपुर ले जाती है, जहां ये घटना हुई। आसाराम समर्थकों के द्वारा जांच को गुमराह करने के लिए ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि आखिर पीड़िता को एफआईआर दर्ज करवाने में 5 दिन कैसे लग गए और जोधपुर की घटना की एफआईआर दिल्ली में क्यों की गई। इन दोनों सवालों का जवाब ऊपर की कहानी में मिल जाता है। एसएचओ मुक्ता द्वारा बताई गई पीड़िता की कहानी के बाद जोधपुर महिला थाने ने पॉस्को एक्ट के तहत आसाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कानून के अनुसार अगर 18 साल से नीचे की उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, तो वह पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज होता है।
पॉस्को एक्ट 2012 में हुए संशोधन के बाद रेप की परिभाषा को व्यापक कर दिया गया। यानी रेप केवल तभी नहीं माना जाता जब आरोपी ने पेनिट्रेशन किया हो, यानी जरूरी नहीं है कि आरोपी द्वारा भेदन या विशेष अंगों का प्रवेश किया गया हो, बल्कि अगर जबरदस्ती या बिना सहमति के डिजिटल सेक्स या ओरल सेक्स भी किया गया है तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। आसाराम के मामले में पेनिट्रेशन नहीं था, बल्कि डिजिटल रेप और ओरल सेक्स के कारण आसाराम पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। चूंकि आगे इस केस में ये टेक्निकल चीजें डिस्कस हुई हैं, इन पर बहसें हुई हैं, इसलिए इनकी परिभाषा जान लेना जरूरी है। डिजिटल रेप उसे कहा जाता है जब कोई अपराधी किसी बच्ची, लड़की या महिला के प्राइवेट पार्ट्स का उंगलियों यानी फिंगर्स और अंगूठों से शोषण करता है। अंग्रेजी शब्दकोश के मुताबिक उंगली, अंगूठा, पैर की उंगलियां, इन शरीर के अंगों को डिजिट से संबोधित किया जाता है, यानी इन्हें डिजिट कहा जाता है। इसलिए इनके जरिए किए गए यौन शोषण को डिजिटल रेप कहा जाता है। पॉस्को एक्ट में डिजिटल रेप भी रेप है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी पेनिट्रेशन कर पाया या वो नहीं कर पाने में सफल हुआ। भारत के कानून के अनुसार डिजिटल रेप के मामले में आरोपी को कम से कम 5 साल तक की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में यदि वो संगीन है तो यह सजा 10 साल तक की हो सकती है, और अगर डिजिटल रेप के साथ साथ अन्य धाराएं भी लगी हुई हैं तो ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। आसाराम को इसलिए अधिकतम सजा यानी आजीवन कारावास की सजा मिली क्योंकि उन पर डिजिटल रेप और ओरल सेक्स के अलावा लड़की को नियंत्रण करने में, हत्या की धमकी देने में, साथ ही एक कॉन्स्पिरेसी रचने के जो सेक्शंस होते हैं उनमें भी अपराध प्रूव हुआ था। ये तो प्रथम दृष्टया ही पता चल रहा था कि पीड़िता के साथ आसाराम ने दुष्कर्म तो किया है, लेकिन अदालत में इसे साबित करने के लिए चाहिए थे सबूत। इसलिए आसाराम केस की जांच करने के लिए जोधपुर वेस्ट के डीसीपी अजय लांबा ने सबसे पहले एक कोर टीम बनाई। इस टीम में 4 मेंबर थे: एसीपी चंचल मिश्रा, एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्रा जंगीर और सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारीक और सब इंस्पेक्टर मदन बेनीवाल। एसीपी चंचल मिश्रा को अब आसाराम मामले में ऑफिशियली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया। वहीं चंचल मिश्रा अभी सर्विस में नई थी, इसलिए उनकी सहायता के लिए सब इंस्पेक्टर मुक्ता पारीक, जो कि जोधपुर महिला थाने की एसएचओ भी थी, उन्हें एज ए गाइड और एडवाइजर नियुक्त कर दिया जाता है। आसाराम के खिलाफ एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले की खबर तेजी से सनसनी की तरह पूरे देश में फैल जाती है। इसलिए सबसे पहले आसाराम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी जारी कर दिया गया ताकि आसाराम देश छोड़कर भाग ना जाए। अब बारी थी आसाराम को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन यह काम हल्के हाथ से नहीं किया जा सकता था। एक तो इस मामले पर पूरी मीडिया की नज़र थी, इसलिए जोधपुर पुलिस नहीं चाहती थी कि मीडिया में पुलिस की ये छवि बने कि पुलिस एक निर्दोष बाबा को परेशान कर रही है। दूसरा, आसाराम की गिरफ्तारी का मतलब था पूरे देश में तहलका मच जाना। इसमें भी आसाराम के लाखों भक्तों के बीच आसाराम को अरेस्ट करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसका परिणाम एक बड़ी हिंसा भी हो सकती थी। इसके साथ ही जोधपुर पुलिस को ऐसे एविडेंस भी इकट्ठा करने थे जिससे आसाराम की गिरफ्तारी को जायज और जरूरी ठहराया जा सके, अन्यथा आसाराम को आसानी से कोर्ट से जमानत मिल जाती और पीड़िता आधा केस वहीं हार जाती। इसलिए जोधपुर पुलिस को काफी सावधानी बरतनी थी। सबसे पहले एसएचओ मुक्ता पारीक और उनके पति सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश को आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम भेज दिया जाता है, जहां माधुरी और उसके भाई गुरुकुल में पढ़ा करते थे। एसएचओ मुक्ता पारीक और सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश दोनों पति पत्नी एकदम सादा कपड़ों में छिंदवाड़ा आश्रम गए ताकि वे पूरी तरह भक्तों जैसे लगें और उनको पहचाना ना जा सके कि वे भक्त नहीं बल्कि पुलिस हैं। मुक्ता पारीक और सत्यप्रकाश का काम माधुरी के हॉस्टल जाकर ये देखना था कि कहीं ये एक कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी। आखिर हॉस्टल वार्डन शिल्पी माधुरी को डॉक्टर को दिखाने के बजाय आसाराम के पास क्यों भेजना चाहती थी? कहीं ये चाल अन्य लड़कियों के साथ भी तो नहीं रची गई थी? क्या माधुरी अकेली लड़की थी या उसके जैसे अन्य लड़कियां भी थीं जिन्हें आसाराम के पास भेजा जाता था? एक दिन आश्रम में रहने के बाद मुक्ता पारीक और सत्यप्रकाश को पता चला कि अन्य कई लड़कियां भी थीं जो बीच पढ़ाई में ही गुरुकुल छोड़कर चली गई थीं। कई तो पेपरों की तैयारी और फाइनल ईयर में भी छोड़कर गईं। जब एसएचओ मुक्ता ने उन लड़कियों के संबंधित पुलिस थानों से फोन करके लड़कियों के बारे में पूछना चाहा तो उन्हें पता लगा कि लड़कियों के पेरेंट्स बात ही नहीं करना चाहते। सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह के नेतृत्व में एक टीम इंदौर भेजी जाती है जहां के आश्रम में आसाराम रह रहा था। भंवर सिंह को भक्तों के भेष में इसलिए इंदौर आश्रम भेजा गया ताकि वह आसाराम की अरेस्ट के लिए एक ग्राउंड वर्क करके आए। किस तरह आसाराम को अरेस्ट किया जाएगा और कितना रिस्क रहेगा। भंवर सिंह को आसाराम को जोधपुर पुलिस के आगे हाजिर होने का समन भी देने का काम दिया गया। डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में कहते हैं कि इसी दौरान मुझे पता चला कि ये सच है कि दिल्ली में आसाराम के कहने पर ही पीड़ित के पिता को
मिलने नहीं दिया गया था। यह आदेश आसाराम ने ही दिए थे कि पीड़ित और पीड़िता के पिता को आसाराम से मिलने ना दिया जाए। इधर 15 तारीख को हुई इस घटना के बाद से ही पीड़िता और उसका परिवार कभी इधर कभी उधर न्याय पाने के लिए घूम रहा था। तो वहीं जोधपुर में इन्वेस्टिगेशन शुरू होने तक आसाराम देश के अलग अलग इलाकों में जाकर प्रवचन दे रहा था। इधर आसाराम की पीआरओ द्वारा मामले को घुमाने वाले बयान दिए जाते हैं, जिन्हें मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले आसाराम की पीआरओ ने कहा कि घटना वाले दिन यानी 15 अगस्त के दिन बापू जोधपुर में थे ही नहीं। इस पर जोधपुर पुलिस के द्वारा बयान दिया जाता है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि आसाराम 15 अगस्त के दिन जोधपुर के मड़ई आश्रम में मौजूद थे। अब आसाराम के पक्ष की तरफ से कहा जाने लगा कि हाँ, बापू जोधपुर में थे, मगर वे कभी भी विक्टिम और उसके परिवार से नहीं मिले। जोधपुर पुलिस ने इस तथ्य को भी ये कहते हुए नकार दिया कि उनके पास सबूत है कि आसाराम की पीड़िता और पीड़िता के परिवार से मुलाकात हुई है। इसके बाद आसाराम के पक्ष की तरफ से कहा गया कि हाँ, बापू लड़की से मिले थे, लेकिन परिवार की उपस्थिति में मिले थे। लेकिन जोधपुर पुलिस ने इस बात को भी खारिज करते हुए कहा कि इस बात के भी एविडेंस हैं कि आसाराम लड़की से अकेले मिले थे। अब आसाराम की जल्द से जल्द अरेस्ट की खबरें जैसे जैसे आने लगती हैं, वैसे वैसे देश भर में आसाराम के भक्तों के द्वारा रैलियां निकाली जाने लगती हैं। कई जगह ये हिंसक प्रदर्शन होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि जांच के दौरान पता चला कि लड़की पूरी तरह से निर्दोष और निष्कलंक थी। वहीं आसाराम के बारे में पता चला कि उन्हें एक तरह से सेक्स एडिक्शन था और हर रात उनके द्वारा एक नई लड़की की डिमांड की जाती थी। आश्रम से जुड़े हुए कुछ लोगों ने यह भी बताया कि आसाराम के लिए आश्रम से लड़कियां भेजने के काम में मैनेजमेंट भी लगा हुआ था, खासकर हॉस्टल वार्डन शिल्पी और आश्रम का डायरेक्टर प्रकाश। अधिकतर ये लड़कियां गरीब परिवारों से होती थी, लेकिन ये सोर्स जो पुलिस को बयान देते थे वे ऑन रिकॉर्ड आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी जान खतरे में आ सकती थी। लेकिन अब आसाराम की गिरफ्तारी के लिए जोधपुर पुलिस ने कई एविडेंस जुटा लिए थे, जिनके आधार पर अब आसाराम की गिरफ्तारी होना तय था। जैसे नाबालिग लड़की की मेडिकल रिपोर्ट, जिससे ये तय हो चुका था कि हाँ, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। दूसरा, आसाराम और पीड़िता एक कमरे में मौजूद थे, इसके भी सबूत मिले, वह भी देर रात में। तीसरा, खुद पॉस्को एक्ट था, जिसमें पीड़िता के बयान को तब तक सही माना जाता है जब तक कि आरोपी पक्ष की तरफ से उसे झूठा साबित ना कर दिया जाए, जबकि अन्य मामलों में आरोपी को अपराधी साबित करने की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले पक्ष की तरफ से होती है। लेकिन पॉस्को के मामले में ये जिम्मेदारी आरोपी की होती है कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। चौथा, मोबाइल फोरेंसिक रिकॉर्ड्स यानी कॉल रिकॉर्ड्स भी इस आरोप को सपोर्ट करते थे कि आसाराम और उसके सहयोगी आरोपियों द्वारा पीड़िता को जाल में फंसाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई थी। इस तरह पुलिस के पास आसाराम को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो चुके थे। अंततः डीसीपी अजय लांबा ने सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम इंदौर आश्रम में भेज दी, जिसका काम था आसाराम को नोटिस देना कि वह जोधपुर पुलिस की जांच में भाग लेने के लिए आए। लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी तो अभी बहुत दूर थी, उसे नोटिस देने में ही जोधपुर पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। आश्रम के बाहर मौजूद आसाराम के समर्थकों की भीड़ ने पुलिस टीम को आश्रम में घुसने भी नहीं दिया। डीसीपी अजय लांबा अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे यह भी बताया गया कि उस समय मध्य प्रदेश के सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता उनके प्रदेश अध्यक्ष और एमएलए के नेतृत्व में आसाराम के सपोर्ट में जुलूस निकाल रहे थे, जिनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि पीड़िता द्वारा आसाराम बापू को फर्जी केस बनाकर फंसाया जा रहा है। साजिश के तहत एक धर्म गुरु को बदनाम किया जा रहा है और उस अपराध के लिए गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है जो उन्होंने किया ही नहीं था। उस वक्त केंद्र में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी, वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद जोधपुर पुलिस इंदौर आश्रम में घुस सकी। आसाराम ने जोधपुर पुलिस से प्रॉमिस किया कि वह 29 अगस्त के दिन जांच में सहयोग देने के लिए जोधपुर पहुंच जाएंगे। जोधपुर पुलिस और इंदौर पुलिस ने आसाराम के जोधपुर पहुंचने की योजना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था करना शुरू कर दिया। लेकिन 29 अगस्त के दिन आसाराम नहीं आते। आसाराम का कुछ पता नहीं लगता कि वो कहां फरार हो गए। जोधपुर पहुंचने के बजाय आसाराम गायब हो जाते हैं। जोधपुर पुलिस द्वारा आसाराम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। इसके बाद खोज शुरू होती है आसाराम को ढूंढने की। लेकिन आसाराम पर बनाई सीरीज का ये पहला एपिसोड फिलहाल यहीं खत्म होता है। दूसरे एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार आसाराम के द्वारा जोधपुर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की गई।
और किस तरह एक सीक्रेट मिशन के द्वारा जोधपुर पुलिस ने आसाराम को अरेस्ट किया। आगे कोर्ट में सुनवाई के दौरान कितने गवाहों की हत्याएं हुई, आखिर आसाराम के खिलाफ किस प्रकार सबूत जुटाए गए, किस प्रकार पुलिस अधिकारियों को जान से मारने की धमकियां दी गईं। जब राजस्थान में गहलोत सरकार गई तो नई सरकार ने क्या किया? क्या आसाराम को कुछ नेताओं द्वारा बचाने की भी कोशिश की गई थी? आखिर किस तरह आसाराम को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सका और किस तरह 2013 से चले इस मुकदमे में 5 साल बाद 2018 में आजीवन अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा आसाराम को सुनाई गई। आखिर जज ने इतना कड़ा फैसला क्यों लिया और हॉस्टल वार्डन शिल्पी और हॉस्टल डायरेक्टर प्रकाश का क्या हुआ? क्या आसाराम द्वारा अन्य लड़कियों के साथ भी दुष्कर्म किया गया था? क्या अन्य लड़कियों के परिवार भी आसाराम के खिलाफ बाहर आए थे? इन तमाम सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे दूसरे एपिसोड में। लेकिन जाते जाते आपको कुक्कू एफएम पर मौजूद बाबा बागेश्वर और चंद्रा स्वामी से जुड़े ऑडियो शोज को सुनने की सलाह दूंगा। कुक्कू एफएम की स्पेशल लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और उस पर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है और दिल से निवेदन है। इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, आप भी 5 सेकंड मेरे लिए निकाल सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।